हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। और मैं जितना भी प्रश्न बता दूंगा सब्जेक्टिव का, उसमें 10 प्रश्न आपके एग्जाम में टक्कर दे देगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे 50 लाइक कंप्लीट कराना चाहूँगा। 50 लाइक आप लोग कंप्लीट करा देते हैं तो इसका पार्ट टू वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। क्या कहता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। देखिए याद कीजिएगा, कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सारा प्रश्न। बहुत ही सिंपल है। लिखिएगा यह रोग पुरुष में होता है। ठीक है, पहले पूछेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। ये लिखिएगा यह रोग पुरुष में होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। याद रखिएगा। ठीक है, यह रोग पुरुष में होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। यह 23वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के कारण होती है। ठीक है, यह 23वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के कारण होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, जिसका गुणसूत्रीय प्रारूप देखिए, जिसका गुणसूत्रीय प्रारूप 44AA प्लस XXY होता है। ठीक है, देखिए इसका गुणसूत्रीय प्रारूप 44A प्लस XX 44A प्लस XXY होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये XXY होता है। इस रोग से जो ग्रसित पुरुष होता है, मदाओं के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष में मदाओं के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए यह रोग पुरुष में होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। 23वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के कारण होती है, जिसका गुणसूत्रीय प्रारूप 44A प्लस XXY होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष में मदाओं के लक्षण व्यक्त होते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद रखिए। मैं खुद अपने हाथों से लिखा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन बैंक में किस तरह से लिखा रहता है आपको कभी भी याद नहीं होगा। ठीक है, देखिए कहता है जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधे के नाम जंतुओं सहित बताइए। जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधे के नाम जंतुओं सहित बताइए। देखिए क्या कहता है, आंसर आप लोग लिखिएगा। इसमें तो आप लिख ही सकते हैं। देखिए आंसर लिखिएगा, जंतुओं द्वारा परागित पौधे इस प्रकार से होते हैं, यानी 4 प्रकार से आप लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा प्राइमूला। याद रखिएगा किसको, इसको प्राइमूला लिखिएगा। इस पौधे में परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, प्राइमूला याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमूला इस पौधे में परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा अंडफील। दूसरा लिखिएगा अंडफील, लिखिएगा इस पौधे में परागन परेनोवा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, अंडफील इस पौधे में परागन परेनोवा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा देखिए कहता है मार्मिकोफिली। इस पौधे में परागन चींटियों के द्वारा होता है। इस पौधे में परागन किसके द्वारा होता है, चींटियों के द्वारा आता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मार्मिकोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, तो चींटियों के द्वारा होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। तो ठीक है, तो याद करना मत भूलिए। मैल्कोफिलस इस पौधे में परागन घोंघा के द्वारा होता है। मैल्कोफिलस इस पौधे में परागन घोंघा के द्वारा होता है, मैल्कोफिलस। ठीक है, तो आप लोग सारा प्रश्न को याद रखिएगा और आपका एग्जाम का डेट भी थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि थोड़ा सा एग्जाम आपका बढ़ेगा, फरवरी मार्च 4 में हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए यही डेट से। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन क्या है, आंसर लिखिएगा। आंसर एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। सिंपल से लिखिए। ठीक है, यह एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। 4 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग क्यों कहा जाता है। हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग के नाम से क्यों जाना जाता है, आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हीमोफीलिया को रक्तस्रावी रोग के नाम से क्यों जाना जाता है, आंसर देखिए। और आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा मगर बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आंसर लिखिएगा,
यह एक लिंग संलग्न, यहाँ पर इस तरह से संलग्न होगा, ठीक है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण, किस प्रकार का लक्षण? अप्रभावी। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। यह रोग प्रायः पुरुष में होता है, ठीक है। यह रोग प्रायः पुरुष में होता है, इतना याद रख लीजिएगा, यह रोग प्रायः पुरुष में होता है। फिर लिखिएगा मादा इस रोग का वाहक होती है, मादा इस रोग का वाहक होती है। अब लिखिएगा मादा में यह रोग तभी होता है, मादा में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर, एक्स होता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन क्या हो? उपस्थित हो, ठीक है। मादा में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित हो। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त को जमाने वाला प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए शरीर के किसी भाग के कटने से रक्त का थक्का नहीं हो पाता है, तथा रक्त अविरल रूप से बहता रहता है। इसलिए हीमोफीलिया को रक्त शराबी रोग के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, ठीक है। देखिए लिखिएगा यह एक लिंग असंलग्न अप्रभावी लक्षण है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। यह रोग प्रायः पुरुष में होता है, मादा इस रोग का वाहक होती है। मादा में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित हो। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त को जमाने वाला प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसलिए शरीर के किसी भाग के कटने से रक्त का थक्का नहीं हो पाता, जिससे रक्त अविरल रूप से बहता रहता है। इसलिए हीमोफीलिया को रक्त शराबी रोग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मौन या मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? देखिए सिंपल है, लिखिएगा मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव करना ही मधुमक्खी अथवा मौन पालन कहलाती है। मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव करना ही मौन पालन या मधुमक्खी पालन कहलाता है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा कुटीर उद्योग है, ठीक है। इतना ही लिखिएगा। 2 नंबर में पूछबे करता है, कितना लिखिएगा, ठीक है। मधुमक्खी के छत्तों का रखरखाव करना ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाती है, ठीक है। यह प्राचीन काल से आ रहा कुटीर उद्योग। देखिए कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिएगा कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिएगा खेती की वैसी पद्धति जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करके, ठीक है, जैविक खाद का प्रयोग करते क्या जाता है, उसे ही कार्बनिक खेती कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा खेती की वैसी पद्धति जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करके जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक खेती कहलाता है, ठीक है। साथ देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया? अगर इस प्रश्न को आप लोग लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं 2 नंबर में पूछता है तो क्या बड़ा लिखेंगे? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया? तो आंसर देखिए, इसको मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। देखिए क्या कहता है आंसर, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधे में मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि इसमें अनेक विपरीत गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मटर का पौधा छोटा होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होती है एवं इसका जीवन काल कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा का चयन किया था, ठीक है। अगर 5 नंबर में पूछता है तब इसका 7 गुण लिखना होगा। 7 प्रकार का अध्ययन क्या था ना, लंबे एवं बौने पौधे। तो 2 नंबर में पूछा जाता है आपकी बार, ठीक है। इसी तरह आप 2 नंबर में पूछता है तो आप लोग ज़्यादा क्या लिखिएगा, 2 नंबर का है ये। अब देखिए क्या कहता है 8 नंबर, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? बहुत सी ऐसे 3 विकारों के नाम लिखिए। गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे 3 विकारों के नाम लिखिए। देखिए आंसर लिखिएगा गुणसूत्री के संख्या तथा संरचना उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्री के संख्या तथा संरचना उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके विकार देखिए क्या कहता है,
इसके विकार देखिए, इसके 3 विकार, ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, याद रख लीजिए। गुणसूत्रीय संख्या तथा संरचना उत्परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग को गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। इसके विकार कौन कौन से हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। धान तथा गेहूं की 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। धान तथा गेहूं की 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। देखिए पहले गेहूं की उन्नत किस्में देखिए, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है गेहूं की उन्नत किस्में के नाम। पहला लिखिएगा कल्याण सोना, पहला क्या लिखिएगा? कल्याण सोना, और दूसरा लिखिएगा सोनारा 64। अब लिखिएगा धान की किस्में, धान के लिखिएगा साबरमती और कृष्णा। ठीक है, पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिएगा। कल्याण सोना, सोनारा ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं, और धान की होगा साबरमती, कृष्णा। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहता है प्रश्न, जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नाम लिखें। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित कराए तथा इसका प्रकारों के नाम लिखें। देखिए क्या कहता है, जैव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को जैव विविधता कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता, तीसरा पारिस्थितिक विविधता। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इस 10 ही प्रश्न को। अगर इसमें आप लोग का 50 लाइक कंप्लीट होता है तो इसके बाद मैं 20 नहीं 10 नहीं 20-30 प्रश्न लाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है, और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें 10 प्रश्न टक्कर देगा। देखते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।